झोल है भाई। हर मार्केट के अंदर झोल है और मूवी इंडस्ट्री के अंदर भी कंपटीशन आ चुका है और इस लेवल का कंपटीशन आ चुका है कि अगर 2 मूवीज़ एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही हैं सेम डेट पर तो क्या करेंगे वो लोग? मूवी की कहानी अच्छी बनाएँगे, मूवी अच्छी बनाएँगे? नहीं, वो मूवी की मार्केटिंग अच्छी करेंगे और इस लेवल की मार्केटिंग कर देंगे कि एक नॉर्मल सी एक्शन मूवी के लिए एडवांस बुकिंग 100 करोड़ क्रॉस कर जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ कूली मूवी की जो कि थिएटर्स के अंदर आ चुकी है और ये कोई इतनी बड़ी मूवी नहीं है। क्या ये मूवी ए रेटेड डिज़र्व करती है? या फिर ये एलसीयू का पार्ट है या नहीं? ये तो हम धीरे-धीरे आगे वीडियो में बात करेंगे। पहली बात ये है कि कई बार डायरेक्टर्स अपनी मूवी को बड़ा बनाने के लिए, बड़े स्केल पर रिलीज़ करने के लिए एक नॉर्मल सी कहानी में इतने बड़े एक्टर को कास्ट कर लेते हैं कि फिर मूवी की कहानी को ही चेंज करना पड़ता है उस एक्टर के स्टारडम को बरकरार रखने के लिए। तो फिर ये कहानी ख़त्म हो जाती है और वो उस एक्टर की मूवी बन जाती है, उस एक्टर का ऑरा बन जाता है, उसी उसका सेम कैरेक्टर बन जाता है जो कि वो कई बार प्ले करता हुआ आ रहा होता है। और अगर तुम लोगों को ये बात सुनकर गुस्सा आए मुझ पर तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि रजनीकांत को हमने जेलर में और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ में देखा है जिसमें इन्होंने यही सेम कैरेक्टर को अदा किया हुआ है और ऊपर से इन्होंने नागार्जुन को ले लिया है, आमिर खान को ले लिया है, इतना बड़े-बड़े एक्टर को इंट्रोड्यूस तो ये बहुत बड़ा कर रहे थे। अनुरोध के बीजीएम के साथ जब कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो बहुत बड़ा मज़ा आ रहा था कि इतने बड़े-बड़े कैरेक्टर्स हैं, कहानी इनको कहाँ पर लेके जाएगी। लेकिन जब इनकी कहानी दिखाई जाती तो कहानी में कुछ नहीं होता, हल्के-फुल्के से कैरेक्टर महसूस होते हैं। तो इतने बड़े एक्टर लेने की क्या ज़रूरत थी जब आपकी कहानी इनको सपोर्ट भी नहीं कर पा रही है। मूवी का फर्स्ट हाफ इमोशन से भरा हुआ होता है। श्रुति हसन का कैरेक्टर जिसका बाप गुम हो गया है और उसको ढूँढने के लिए आता है रजनीकांत का कैरेक्टर। जब वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते जा रहा होता है, बड़े-बड़े गैंगस्टर को वो एक्सप्लोर कर लेता है और एक चेयर का कैरेक्टर भी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वाक़ई में वो बहुत बड़ा कैरेक्टर महसूस भी हो रहा था फर्स्ट हाफ के अंदर। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है, एक्शन शुरू होते हैं, तो चीज़ें हल्की-हल्की कंट्रोल से बहक जाना शुरू हो जाती हैं। कई बार हमारा हीरो एक सुपरमैन बन जाता है, जिस लेवल का वो एक्शन कर रहा होता है और ऊपर से रजनीकांत सर की ये 171वीं मूवी है उसके करियर की और उनके 50 साल इंडस्ट्री में पूरे हो चुके हैं। फिर भी ये बंदा मेन लीड कर रहा है, मेन हीरो आ रहा है। जब हम लोकेश कनगराज की मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस का लेवल बढ़ जाता है। तो हाँ, ये मूवी उस लेवल को तो टच कर पाती है, लेकिन जिस तरह के वो अपने कैरेक्टर्स को दिखाते हैं, उनकी कहानी में कोई भी एक्टर बड़ा नहीं होता कि वो जितने भी बड़े एक्टर्स को ले लें अपनी कहानी में, उनकी कहानी का कैरेक्टर बड़ा होता है और ये चीज़ मिसिंग थी। ये चीज़ मिसिंग थी क्योंकि आमिर खान को प्ले कर रहे थे नागार्जुन को और रजनीकांत सर रजनीकांत को प्ले कर रहे थे, वो कैरेक्टर्स में थे ही नहीं। रही बात ये मूवी एलसीयू का पार्ट है या नहीं? नहीं, ये एक स्टैंड अलोन मूवी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लोकेश कनगराज इसके ज़रिए एक और यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, किसी की भी हमने बैक स्टोरी इतनी कोई ख़ास नहीं देखी मूवी के अंदर और ये थे मेरे ओपिनियन कुली को लेकर। आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और हाँ, आज ही मिलते हैं फिर से वार 2 के रिव्यू के साथ। गुड बाय।